तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो नेगेटिव है और ये है हमारे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से रिलेटेड, जहां पर इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक ब्रिज जो था नासिक के महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में इगतपुरी के पास में, वहां पे एक हिस्सा इसका गिर गया है और ये लोकेशन थी गंगावाड़ी की। तो दोस्तों ये सिन्नार घोटी जो स्ट्रेच है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का, वहां पर लोकेटेड था और अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसी चीजें हुई है वो ठीक से क्लियर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये उस सेक्शन का है जब तक ओपन नहीं हुआ था। समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर के बीच में दौड़ता है। नागपुर टू शिरडी का स्ट्रेच ऑलरेडी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है और जो शिरडी टू मुंबई का स्ट्रेच है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर ये घटना घटी है। अब दोस्तों इंक्वायरी वगैरह तो ऑब्वियसली होगी, बाद में पता चलेगा कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर गलत हुई थी। लेकिन यहाँ पर MSRDC के लिए एक बड़ा इशू ये है क्योंकि ये वो रोड बना रहे थे, महाराष्ट्र स्टेट ये रोड डेवलप कर रही थी, लेकिन जो टेस्टिंग वगैरह होती है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी NHAI भी शामिल होती है। तो यहाँ पर थोड़ा जो है ओवरऑल लेवल पे ठीक से चीजें समझने की जरूरत है। और दोस्तों हमारे देश के अंदर अभी ये फर्स्ट इंसिडेंट भी नहीं है जहां पर ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर हमें कोई बड़ा इशू देखने मिला है या जस्ट इनॉग्रेशन के बाद में इश्यूज देखने मिले हैं। तो गवर्नमेंट स्पीड से चीजें बना रही है वो ठीक है, लेकिन अब चीजों पे जरा ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहां पर इस लाइन का पहला फेज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर आरए कॉलोनी के बीच में ओपन हो जाएगा इसी साल के अंत तक, ऐसा कहा गया है। तो ये जो स्ट्रेच है उसके अंतर्गत का काम जो है मोर देन 87% का हो चुका है। वैसे दूसरे फेज का काम भी मोर देन 70% पे चल रहा है। टनलिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्टेशन वर्क्स काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऑलरेडी मल्टीपल ट्रेन पहुंच चुकी है। लेकिन जो पहला फेज होगा इस अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का वो इस साल दिसंबर में खुल जाएगा और मुंबई को अपनी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो मिलेगी, जो कि काफी मॉडर्न तो होगी ही, लेकिन वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑफिस एरियाज को कनेक्ट करेगी। और जो एग्जिस्टिंग मुंबई मेट्रो लाइन जो खुले है 7 and 2A, वहाँ पे थोड़े से गैप के साथ में भी ये कंटिन्यूस कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करवाएगी। अगली खबर दोस्तों ये एयरबस के पहले C295 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जिसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपनी मेड इन फ्लाइट स्पेनिश सिटी ऑफ सेविल के अंदर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए इसलिए है क्योंकि टाटा प्रोजेक्ट्स ने मदद की है इसके अंदर और हमारे देश में आगे जाकर इसका काम होने वाला है। ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर भी किए गए हैं, जहां पर 56 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर आने हैं और ये प्रूव कर रहा है कि इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाए गए पार्ट्स भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। अगली दोस्तों खबर आई है वो है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और रेलवेज मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या JICA के साथ में। और ये बेसिकली जो तीनों का मिलकर प्रोजेक्ट साइन हुआ है, इसके अंतर्गत 4 रेल स्टेशन का डेवलपमेंट होगा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है स्मार्ट या SMART कॉरिडोर। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर है ये साबरमती स्टेशन, सूरत स्टेशन, विरार और थाने स्टेशन। तो 2 गुजरात में, 2 महाराष्ट्र में स्टेशन है। और बेसिकली दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है एग्जैक्टली जहाँ पर बुलेट ट्रेन रुकेगी, उनका काम तो वैसे भी ऑलमोस्ट हर जगह पे शुरू हो गया है। लेकिन ये जो ओवरऑल एनविजन किया जा रहा है बड़ा प्रोजेक्ट, ये स्टेशन के आसपास के एरियाज की एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस टू कम्यूटर्स, रिटेल प्रेजेंस को प्रमोट करना और ओवरऑल एक इकोनॉमिकली होलिस्टिक प्लेस को बनाना बुलेट स्टेशन के आसपास, उसके ऊपर ये काम करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लखनऊ से, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की एक डिवीजन है और इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हो सकती है अगली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से लेकर दिल्ली के बीच में दौड़ेगी वाया लखनऊ। तो ये यूपी के लिए तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। करेंटली आप जानते हो कि वाराणसी से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, मथुरा, जो वाया मथुरा आगरा जाती है ट्रेन, ये सब चीज़ें चलती है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन ये होगी गोरखपुर से लेकर दिल्ली के बीच में, जहाँ पर ट्रेन चलेगी। वैसे दोस्तों ये जो स्ट्रेच है ट्रैक्स का, वहाँ पे ग्रेडेशन का काम चल रहा है। स्पेशली जो ईस्ट एरिया ऑफ लखनऊ है वहाँ पर 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन अचीव कर सकती है स्पीड्स। तो जब भी ये ट्रेन शुरू होती है तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट्स बनेगी भोपाल दिल्ली रूट के बाद में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन लेइंग से रिलेटेड, जो कि है राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे वेंसडे को उदयपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। इसके अलावा कई एडवांस पब्लिक एम्यूनिटीज़ का भी यहाँ पर काम शुरू किया गया है। और ओवरऑल वैसे 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स राजस्थान को दिए जाने वाले हैं, जहाँ पर कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर 114 किलोमीटर लंबा 6 लेन उदयपुर शमलाजी सेक्शन ऑफ NH48 है। 114 किलोमीटर लंबे NH25 की वाइडनिंग की बात यहाँ पर की गई है। 47 किलोमीटर्स ऑफ पेव्ड शोल्डर सेक्शन बनाया जाएगा NH58E के ऊपर। और ऐसे ही कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर
हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किए गए हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जिन्होंने कहा कि वो एक फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाएंगे महाराष्ट्र के अंदर जो स्टक हो चुके रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली मुंबई में हम बात करिए तो रीडेवलपमेंट आज के डेट में इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि कुछ एरियाज के अंदर रीडेवलप प्रोजेक्ट ज़्यादा है। इनफैक्ट दोस्तों रीडेवलपमेंट की वजह से जो लोग टेम्पररी रेंटेड घरों में शिफ्ट हुए हैं उन्होंने पूरे रेंटल मार्केट को भी महंगा बना दिया है डिमांड की वजह से। लेकिन दोस्तों कई बार ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर मैं स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर बिल्डिंग को जो रीडेवलप किया जाता है वहाँ पे भी कई दिक्कतें, चाहे वो बिल्डर्स की तरफ से हो, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हो या बीएमसी ऑफिसर्स, ये प्रोजेक्ट्स को स्टक करवा रही है और इसके वजह से हो ये रहा है कि कंपनीज को भी टाइम लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक जहाँ पर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ खुद से रीडेवलपमेंट करना चाहती है, यानी पैसे निकाल कर लोन वगैरह लेकर खुद रीडेवलपमेंट करना चाहती है, उनको भी अप्रूवल देने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसके ऊपर अभी काम किया जाने वाला है। और ये चीज़ें अगर सॉर्ट आउट हो जाती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह देखने मिलती है महाराष्ट्र के अंदर उनका रीडेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा कि मेट्रो को और ज़्यादा सीमलेस बनाने के लिए, ईजी और टाइम सेविंग बनाने के लिए वो QR बेस्ड पेपर टिकटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं और इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन इंटरवेंशन फ्री मैकेनिज्म शुरू हो गया है इसके अंदर। तो दोस्तों वैसे देश के कई मेट्रो सिस्टम्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है QR बेस्ड टिकटिंग, लेकिन दिल्ली मेट्रो के कुछ रूट्स बहुत पुराने हैं, वहाँ पर चाहे NFC बेस्ड हो या नॉर्मल पेपर बेस्ड टिकट्स का भी इस्तेमाल अब तक किया जा रहा था। और जो टोकन्स का इस्तेमाल हो रहा था दिल्ली मेट्रो के अंदर वो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा। इसकी वजह से ना सिर्फ पैसे बचेंगे जो टोकन्स के, क्योंकि टोकन से बहुत ज़्यादा सस्ता पेपर होता है, QR कोड जो है वो फ़ोन पे भी आ सकता है। तो इन चीज़ों के ज़रिए अलग अलग रूट्स को ऑपरेट किया जाने वाला है और दिल्ली मेट्रो के अंदर एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है इसके लिए। आज के आस्क PT सवाल के बारे में बात करें तो 5 जैन पूछते हैं ONDC इज़ एन ऐप और वेबसाइट वेयर इट इज़ अवेलेबल, गूगल पे तो मिला नहीं। तो देखो यार ONDC ऐप वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है। ONDC एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली आप कह सकते हो ONDC कई सारे सर्विसेज को जोड़ने वाला बीच में एक लिंक है जो कि ई-कॉमर्स को एक जगह पे ले आएगा। अब UPI से लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको, कि वो समझने की मैं कोशिश करता हूँ UPI भी कोई जो है ऐप वेबसाइट नहीं है। जो भी ऐप्स एंड वेबसाइट चलती है UPI के ऊपर वो एक गवर्नमेंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से वो इंस्ट्रक्शंस रन कर सकती है पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए। और जो बीच में बैंक्स के अंतर्गत बातें होती है पेमेंट लेने की, देने की, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो बीच का प्रोटोकॉल करता है। तो ONDC भी काइंड ऑफ वही है जहाँ पर ये ई-कॉमर्स को एक साथ ले आएगा। यानी अगर पेटीएम पे ONDC आप सर्च करते हो तो आपको पेटीएम ONDC आज के डेट में मिलता है, तो वो पेटीएम का ऐप नहीं है ONDC का, बल्कि पेटीएम के अंदर ONDC का प्रोटोकॉल चल रहा है। तो अगर आप उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेटीएम के ऊपर लिस्टेड हो, वो किसी भी ऐसे वेबसाइट या ऐप या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो सकता है जो ONDC प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी कर रहा है। यानी कि अगर 10 ऐप निकल कर आता है जिनके अंदर ONDC सर्विस है, जैसे 10 ऐप्स है UPI के लिए, तो उन 10 ऐप्स के अंदर आप जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो ई-कॉमर्स के अंदर खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जितने दूसरे ऐप्स एंड वेबसाइट्स के ऊपर लिस्टेड प्रोडक्ट्स है जो भी नेटवर्क के अंदर है ONDC एनेबल्ड, वो सब के सब एक जगह पे नजर आना शुरू होंगे। और इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलता है। पहली बात तो कमीशन के ऊपर, क्योंकि जो करंट लिस्टिंग्स होती है वो डायरेक्ट वेबसाइट्स के ऊपर ही है। गवर्नमेंट अगर ये प्रोटोकॉल दे रही है तो लिस्टिंग की जो नीड है वो हर वेबसाइट को करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बड़ी रीच तो ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि हर ऐप पर हर एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट जो ONDC पे लिस्ट होगा आगे जाके वो अवेलेबल है। तो हाँ, ऐप वेबसाइट नहीं है, लेकिन पेटीएम जैसे ऐप्स पर अगर आप सर्च करते हो ONDC तो आपको उसके लिए ई-कॉमर्स स्टोर जैसी चीज़ें अब से मिलना शुरू हो जाएगी, स्पेशली बिग सिटीज़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आपको क्रेडिट्स मिल सकता है अगर आप फर्स्ट होती हो न्यूज़ देने वालों में से। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, सजेशंस आप दे सकते हो कमेंट्स में। और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।